गौरवपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों से भरा उत्तर प्रदेश, जिसका इतिहास पुरा पाषाण काल से लेकर वैदिक काल, महाजनपद काल, 1857 की क्रांति का विद्रोह, 1937 के मंत्रिमंडल से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है। तो नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। यह सीरीज लगातार आएगी और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको जान लेते हैं। पुरा पाषाण काल से लेकर, दूसरा हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। और उन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश जो आयोगों द्वारा पूछे गए हैं, विभिन्न आयोगों द्वारा उनके प्रश्नों का संग्रह। और ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अंत में इन्हीं पर आधारित आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। और इसमें हमने लास्ट स्लाइड लगाई है, कुछ प्रश्न हैं जो हमारे आयोग ने इन तीन टॉपिक्स पर रिलेटेड पूछे, उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो जरा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, ये हमारे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। तो आपको मालूम होगा कि जब मानव ने अपने विकास की यात्रा शुरू की तो वो सबसे पहले प्रकृति पर ही आश्रित था। गुफाओं में रहना, कंदमूल खाना, जानवरों पर आश्रित होना, उनको पकड़ के उनका मांस भक्षण करना, और वहां से मनुष्य ने अपनी यात्रा शुरू की और आज मानव अपनी ही तरह के मानव बना रहा है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी या फिर रोबोट। कहाँ से मानव शुरू हुआ था, यानी अपनी यात्रा शुरू करी थी और आज किस स्तर पर पहुंच गया है। तो हमारे जो आयोगों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं उन पर जरा फोकस करते हैं। पुरा पाषाण काल से संबंधित अ, हमारा जो यूपीएससी आयोग है वो इनसे 2-3 तरह के ही सवाल पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि पुरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? उन क्षेत्रों में क्या-क्या विशेषताएँ हैं उन क्षेत्रों की? ठीक है? एक तो वो क्षेत्र पाए कहाँ जाते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई चौपानी मांडो, जैसे चौपानी मांडो, ये एक स्थल है। अब ये बताइए ये स्थल पुरापाषाण कालीन है या नवपाषाण कालीन है या फिर मध्य पाषाण कालीन है? दूसरा प्रश्न ये बना सकता है कि चौपानी मांडो से उसे क्या मिला है? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि मानव के आवास या फिर झोपड़ियां किस स्थल से मिली हैं, और मैं 4 ऑप्शन दे दूं आपको: चौपानी मांडो, लोहंदा नाला, सराय नाहर राय और मैदान। बताइए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं को शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके हेडिंग डालो पहली, पुरा पाषाण काल। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ टाइप कर देना और वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, पुरा पाषाण काल, जरा देखो इसके क्षेत्र क्या हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण पाए गए हैं वो किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं, एक है बेलन घाटी। बेलन घाटी, पुरा पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण पाए गए हैं वह है हमारे सिंगरौली घाटी क्षेत्र में भी पाए गए हैं और साथ ही साथ चकिया क्षेत्र में भी पाए गए हैं। जो बेलन घाटी है वह विस्तारित है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में बेलन घाटी हमारे सोनभद्र, यहाँ भी इसका विस्तार देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसका विस्तार मिर्जापुर में भी देखने को मिलता है। ये लिखा है मिर्जापुर। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल से संबंधित जो हमारे उत्तर प्रदेश में उपकरण पाए गए हैं वो बेलन घाटी क्षेत्र में उनका विस्तार है।
और वो मिले हैं सिंगरौली घाटी में और चकिया में। सिंगरौली घाटी ये कहाँ है? ये पड़ती है आपके सोनभद्र में, ठीक है। और चकिया ये पुरापाषाणिक स्थल पड़ता है आपके चंदौली में, ठीक। यहां तक बात क्लियर है। और इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ क्या है? प्राप्त हुआ है पुरा पाषाण काल के अवशेष, काल के अवशेष, ठीक है। यानी पुरा पाषाण काल के अवशेष उत्तर प्रदेश में कहां से मिले हैं? बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया से। ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? बेलन घाटी का विस्तार कहाँ कहाँ है? प्रयागराज में है, सोनभद्र में है और मिर्जापुर में है। सिंगरौली घाटी का विस्तार कहाँ है? सोनभद्र में है। और चकिया का विस्तार कहाँ है? चंदौली में। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा एक उठा लो इससे बेलन घाटी। बेलन घाटी, बेलन नदी दरअसल टोंस की सहायक नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। बेलन घाटी में दो जगह हैं, एक है चौपानी मांडो, ठीक है। और एक जगह है, इसका नाम है लोहंदा नाला। बेलन घाटी में दो जगह आप याद रखोगे, एक तो चौपानी मांडो और दूसरा लोहंदा नाला। चौपानी मांडो एक ऐसी जगह है, ध्यान देना और इसको अपना लिखते रहना। चौपानी मांडो एक ऐसी जगह है जहां पर, यानी कि यहां पर पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तक के साक्ष्य या उपकरण मिलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है चौपानी मांडो जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, बेलन घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। और चौपानी मांडो ये प्रयागराज में है। यहाँ पर नव पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो चौपानी मांडो के बारे में कुछ और जानकारियां, यहां से और क्या क्या मिला है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौपानी मांडो, देखो चौपानी मांडो से एक पत्थर है जिसका नाम है चर्ट, चर्ट नामक चर्ट नामक पत्थर से बने बने उपकरण, यानी कि औजार। उस समय उपकरणों में कोई बहुत उच्च श्रेणी के उपकरण तो बनाए नहीं जा रहे होंगे, बेसिक नीड्स थी मानव की पेट भरना। तो वो किसी भी पत्थर से अगर कोई भी उपकरण बनाएगा तो वो जाहिर सी बात है किसी जानवरों को मारने के जो काम आए ऐसा उपकरण बनाएगा। तो उसने कई सारे ब्लेड बनाए, थ्रो के ब्लेड, ठीक है। कई सारे फलक बनाए। तो ये सारी चीजें मानव ने बनाई और उसी में दिया गया है चर्ट नामक पत्थर से, चौपानी मांडो से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं चर्ट नामक पत्थर के, वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। दूसरा यहां से और क्या मिला है? यहां से मिला है भेड़ और बकरियों की हड्डियां, भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं यहां से, ठीक है। और यहां से क्या मिला है? यहां से मानव आवास मिला है, अर्थात मानव की झोपड़ी। यहां से मानव के आवास भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में है, यहां से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण, भेड़ बकरियों की हड्डियां, ये हड्डियां हैं ऐसे लिख लो, भेड़ और बकरियों की हड्डियां और मानव आवास, ये सारे प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। अब देखो एक जगह है लोहंदा नाला, यही देख लेते हैं। लोहंदा नाला ये भी बेलन घाटी क्षेत्र में है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुआ है लघु पाषाण उपकरण, उपकरण इसे ही माइक्रोलिथ कहा गया है, ठीक है। यहां से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है। और प्राप्त हुआ है अस्थि, यानी हड्डियों से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति, ठीक है। यहां से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और
चूंकि लोहंदा नाला में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ध्यान दो जरा। लघु पाषाण उपकरण ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार, तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी जानवर को मारने में या किसी भी जानवर की खाल उतारने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने लोहंदा नाला को कहा है, कुछ इतिहासकारों ने कुछ इतिहासकारों ने इसे, यानी किसे, लोहंदा नाला को, इसे हारपून पॉइंट कहा है। हारपून पॉइंट कहा है। बात समझ पाए? हारपून क्या होता है? दरअसल ये एक औजार होता है, और इस औजार में जो आगे का फलक होता है वह काफी नुकीला होता है। और इस औजार का इस्तेमाल आमतौर पर समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। इसमें एक बड़ा सा डंडा लगा लेते थे, और आगे एक फलक होता था पतला, तो फेंक कर किसी मछली को या स्थल पर किसी जानवर को मारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। आप गूगल में डालिए हारपून, तो उसमें आप इमेज देख पाएंगे और सही सही अनुमान आप फिर लगा पाएंगे। तो यहां से आप जरा समझिए, उत्तर प्रदेश में जो पुरा पाषाण काल के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? बेलन घाटी क्षेत्र, सिंगरौली घाटी क्षेत्र और चकिया घाटी क्षेत्र। बेलन घाटी क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रयागराज में, सोनभद्र में और मिर्जापुर में। सिंगरौली घाटी क्षेत्र ये अपने सोनभद्र में पाया जाता है। चकिया ये चंदौली में है। और ये सारे के सारे पुरा पाषाण काल के यहाँ से अवशेष मिले हैं। बेलन घाटी क्षेत्र ये चौपानी मांडो एक जगह है बेलन घाटी क्षेत्र में, और एक जगह है लोहंदा नाला। ये दोनों बातें आप याद रखोगे। चौपानी मांडो और लोहंदा नाला का संबंध किससे है? पुरापाषाण काल से। ठीक है। चौपानी मांडो एक ऐसा पुरापाषाण कालिक स्थल है जहां से न सिर्फ पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, बल्कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण भी यहां से मिले हैं, और चौपानी मांडो से नवपाषाण कालीन उपकरण भी मिले हैं। फिर चौपानी मांडो से देखो जरा कौन कौन से उपकरण मिले हैं, क्या क्या मिला है यहां से। चौपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण मिले हैं। भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं यहां से। और चौपानी मांडो से मानव आवास अर्थात झोपड़ियां मिली हैं। लोहंदा नाला से, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। चूंकि ये इतने छोटे थे, माइक्रोलिथ, इसी वजह से इतिहासकारों ने इसे हारपून पॉइंट कहा है। यहाँ से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, अस्थि निर्मित को। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहंदा नाला से। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये है पुरापाषाण काल के संबंधित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। चलो जरा हेडिंग डालो, मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में जो मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं उससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र हैं विंध्य, विंध्य घाटी क्षेत्र और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जरा देखो, एक क्षेत्र आएगा प्रयागराज। प्रयागराज, यहां से कौन कौन सी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपने नाम सुना होगा मेजा तहसील का। ठीक है। एक तहसील है जिसका नाम है करछना तहसील। ठीक है। एक और तहसील है जिसका नाम है बारा तहसील। बारा तहसील। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं प्रयागराज में, यहां से यहां से मध्य पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? क्या हमें समझ पा रहे हो आप? फिर से देख लो एक बार, मध्य पाषाण काल
यहाँ उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण मिले हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, वो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से हैं? विंध्य घाटी क्षेत्र और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो फिर मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र प्रयागराज में कौन-कौन से हैं? जहाँ से मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। एक है मेजा तहसील, करछना तहसील और बारा तहसील। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर और बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज में तो ये जगह हो गई। अब मिर्जापुर देख लो जरा। ठीक है, यहां से देखो आप मिर्जापुर। मिर्जापुर में कई सारी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण अर्थात औजार प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मोरहना पहाड़, यहां से भी मध्य पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक है बगही फोर, ये मिर्जापुर में है। इसको जरा एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, खोज नहीं है, खोर है, बगही खोर। और यहां से एक जगह है, इसका नाम है ले कहिया। ये कुछ जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और लेखैया में देखो जरा, यहां से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ले खहिया, ले खहिया। ठीक है, यहां से एक बात लिखो जरा, यहां से मिला क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां से 17 नर कंकाल, लेखैया से 17 नर कंकाल मिले हैं। और साथ ही साथ इन नर कंकालों के जो सिर हैं, इन नर कंकालों के सिर पश्चिम दिशा की ओर हैं, पश्चिम दिशा की ओर हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे बढ़िए। एक जगह है प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज में आपने देखा होगा कई सारी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, अर्थात उन स्थलों से मध्य पाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्रयागराज में एक जगह है, इसका नाम है मेजा तहसील। ठीक है, मेजा तहसील में भी एक जगह है, इसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो को अभी आपने पढ़ा था, जरा देखो काल में। ये चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो में आपने पढ़ा था, यह पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो आपने चौपानी मांडो को पुरा पाषाण काल में भी पढ़ा। अब आप चौपानी मांडो को पढ़ रहे हो मध्य पाषाण काल में। तो चौपानी मांडो से क्या मिला है? चौपानी मांडो से मिला है, यहां से एक तो यहां से मिला है मानव आवास अर्थात झोपड़ी। और मध्य पाषाण काल में यहां से मिला है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृत भांड यहां से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात? ठीक है, और चौपानी मांडो से मध्य पाषाण कालीन अवशेष, अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये मत समझिए कि चौपानी मांडो से केवल पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, नहीं। चौपानी मांडो से न सिर्फ पुरा पाषाण कालीन अवशेष, बल्कि मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य और नव पाषाण कालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रयागराज में ही ऐसी कई जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। कौन कौन सी जगहें हैं, ये हमारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। जैसे जमुनीपुर, एक है भीखपुर, ठीक है, बिछिया और पुढ़ा। ये कुछ जगहें हैं जो आपको याद रखनी है। पूछ सकता है कि
कुढ़ा नामक क्षेत्र जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आप बताओगे प्रयागराज। और साथ ही साथ एक और याद रखो जिसे कहते हैं महरूडीह, और ये कोरांव तहसील में पड़ता है। कोरांव तहसील में। और ये सारे के सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रयागराज। प्रयागराज के ठीक ऊपर एक जगह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से भी अ, हमारे मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको याद रखिए। प्रतापगढ़ से सबसे जो फेमस है वो है सराय नाहर राय। दूसरा स्थल है महदहा। और तीसरा स्थल है, इसका नाम है दमदमा। ये तीनों स्थल मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? और ये जो महदहा और दमदमा है, यहां से माइक्रोलिथ बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, अर्थात लघु उपकरण। तो यहां से पहला उठाओ जरा, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में देखो, हेडिंग डालो सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में क्या क्या मिला है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और यहां से कौन कौन से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले यहां से लघु उपकरण अर्थात लघु औजार यानी कि माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं बड़ी मात्रा में। और सराय नाहर राय से क्या मिला है? यहां से मिले हैं 14 शवाधान। और ये मृतक के संस्कार विधि का पता लगता है इससे, कि आखिर जो मरने वाला था वो कौन कौन से संस्कारों को फॉलो करता था। ठीक है। और इन शवाधानों में एक खास बात यह है कि इनके जो सिर हैं वो सिर पश्चिम दिशा की ओर हैं। पश्चिम दिशा की ओर हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और यहां से क्या मिला है? यहां से मिले हैं 8 गर्त चूल्हे। और इन चूल्हों के पास जानवरों की जानवरों की अधजली अधजली हड्डियां मिली हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है अस्थि अस्थि यानी हड्डियां एवं सींग से निर्मित सींग से निर्मित उपकरण। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? सराय नाहर राय ये स्थान कौन से काल का है? मध्य पाषाण काल। यहां से क्या क्या मिला है? एक तो लघु उपकरण अर्थात माइक्रोलिथ, 14 शवाधान मिले हैं जिनके सिर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और इन चूल्हों के पास अधजली हड्डियां मिली हैं जानवरों की। हड्डियों और सींगों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। और पीछे कौन था? एक तो सराय नाहर राय था, दूसरा है महदाह और तीसरा है दमदमा। तो हेडिंग डालो महदहा। महदहा ये है कहाँ? यह है प्रतापगढ़ में। ठीक है, कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जरा देखो यहां से क्या क्या मिला है। एक तो आपको यहां से मिला है सिल और लोढ़ा। सिल और लोढ़ा आपने अपने घरों में देखा होगा, शायद जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सिल और लोढ़े में आमतौर पर घर की माताएं मसाला पीसा करती थी सब्जियों में डालने के लिए। इसको जो देसी भाषा है उसमें सिलौटी बटनाहा कहा जाता है। तो ये मिला है। और इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ के लोग आमतौर पर कुछ दानेदार वस्तुओं को पीस कर खाते होंगे। भाई सिल और लोढ़े का अर्थ क्या है? सिल और लोढ़ा अगर आपके घर में है तो इसका तो आशय यही लगाया जाएगा ना कि कुछ कोई चीज है जिसे आप पीसते होगे और उसके बाद उसका उपभोग करते होगे। तो उस समय सिल और लोढ़े का मिलना
ये इस बात की ओर संकेत देता है कि उस समय के लोग किसी दानेदार चीज को पीसते होंगे और अपना उपभोग करते होंगे। यहां से एक चीज मिली है, उसका नाम है हथौड़ा। यहां से हथौड़ा भी मिला है पत्थर का। और मध्य पाषाण काल में यहां से एक शवाधान मिला है। और ये काफी शवाधान चर्चित रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्त्री के साथ पुरुष को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को भूलिएगा मत। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक ऐसा समाधान जहां पर स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, वो कहां से मिला है? वो मिला है मैदाह से। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारा है दमदमा। दमदमा, ये भी क्षेत्र मध्य पाषाण काल का है। और ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, दमदमा क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और यहां से क्या मिला है जरा देखिए। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यहां से मिला है एक कब्र। और इस कब्र की खास बात यह है कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, और इसे भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के याद रखिए। दूसरा इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है ब्लेड। आप ब्लेड टोपाज वाली ब्लेड मत समझिए, लोहे वाली। यहाँ ब्लेड का आशय है पत्थरों की ब्लेड। जैसे आपने कभी कभी, अगर आप बचपन में आप मोरंग में खेले हो, और फिर दो पत्थरों को आप उठाइए वहां से, उनको आपस में टकराइए। टकराने पर कभी कभी होता क्या था कि एक पत्थर टूट जाता था। और वो इस तरह से टूटता था कि एकदम पतली पट्टी उसकी टूटती थी। और जब आप उस पे उंगली फेरोगे तो काफी नुकीली होती थी वो। उसे ही बोला गया है ब्लेड। हाँ, तो यहाँ आप कोई लोहे वाली ब्लेड मत समझिएगा। ब्लेड के उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या मिला है दमदमा से? दमदमा से मिला है 41 शवाधान। ठीक है, और कुछ गर्त चूल्हे। 41 शवाधान के साथ साथ कुछ चूल्हे मिले हैं। और दमदमा से क्या मिला है? दमदमा से मिले हैं हड्डी और सींग के उपकरण। उपकरण, बात यहां तक समझ में आ गई? दमदमा जो कि मध्य पाषाणिक स्थल है, प्रतापगढ़ में है। वहां से क्या क्या मिला है? एक तो कब्र मिली है जिसमें तीन मानव शवाधान है, अर्थात तीन मानव कंकाल मिले हैं। एक ब्लेड का उपकरण मिला है, पत्थर की है ये, यानी पाषाण ब्लेड है। 41 शवाधान और कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। जरा वापस चलो मैदाह में। मैदाह में एक पॉइंट छूट गया है, इसी में लिख लो आप। यहां से हड्डी और सींग के आभूषण यहां से हड्डी और सींग के आभूषण मिले हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दमदमा तक हो गया, यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल। नई हेडिंग डालो, नव पाषाण काल। उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जरा इनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? एक लिखिए आप, कोल्डिहवा। दूसरा है महागरा। और तीसरा है पंचोह। ये सभी के सभी बेलन घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रयागराज के आसपास इनका विस्तार देखने को मिलता है। कोल्टिहवा जो क्षेत्र है, वहां से जो उपकरण मिले हैं, वे उपकरण ना सिर्फ
नव पाषाण काल के हैं, बल्कि यहां से जो उपकरण मिले हैं वो ताम्र पाषाण काल से भी संबंध रखते हैं और साथ ही साथ लौह कालीन संस्कृति से भी साक्ष्य रखते हैं, यानी उनसे भी ये संबंध रखते हैं। तो एक बार फिर से देखो, नवपाषाण कालीन स्थल हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? कोल्टी हवा, महागरा, पंचोह। कहाँ है ये? बेलन घाटी क्षेत्र में है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। कोल्टिहवा जो क्षेत्र है वो अपने आप में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि कोल्टिहवा क्षेत्र से नवपाषाण काल के उपकरण तो मिले ही हैं, साथ ही साथ ताम्रपाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं और लौहकालीन पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। तो यहां से पहला डालो हेडिंग कोल्टिहवा। देख लेते हैं कोल्डिहवा के बारे में। कोल्टिहवा, ठीक है, कहाँ है ये? बेलन घाटी क्षेत्र। और यहां से मिले क्या क्या साक्ष्य हैं उनको देखो। पहला लिखो, यहां से मिला है धान की खेती के प्रमाण। कोल्टिहवा से मिला है धान की खेती के प्रमाण। और क्या मिला है? यहाँ एक जगह है महागरा। महागरा और कोल्टिहवा से, महागरा और कोल्टिहवा से अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए घड़े और मटके मिले हैं। ठीक है, घड़े और मटके मिले हैं। और कोल्टिहवा से क्या मिला है? दरअसल कोल्टिहवा से एक ऐसा बर्तन मिला है, एक बर्तन मिला है, ये विशिष्ट है अपने आप में, जिसकी जिसकी बाहरी सतह पर, बाहरी, एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देता हूं चूंकि यही पीडीएफ बनेगी आपकी, तो थोड़ा राइटिंग सही रहे। जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप है, रस्सी की छाप है। ठीक है, कोल्डिहवा से एक बार फिर से समझो, यहां से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और महागरा और कोल्डिहवा से अनाज रखने के कुछ घड़े और मटके मिले हैं। साथ ही साथ कोल्डिहवा से एक ऐसा बर्तन मिला है जिसमें बाहरी सतह पर एक रस्सी की छाप है। तो ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट बना के लिखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अब जरा देख लेते हैं महागरा। महागरा से संबंधित कुछ बातें। महागरा से क्या क्या मिला है? दरअसल महागरा के यहाँ के आवासीय क्षेत्र के बीच में, बीच में गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछा जाता है कि गौशाला के साक्ष्य कहां से मिले हैं, किस स्थल से? तो आंसर होगा महागरा से। ठीक है, क्लियर है बात? और यही एक जगह है, शायद आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, लहुरा देव। लहुरा देव, ये पड़ता है संत कबीर नगर में। और संत कबीर नगर में एक झील है जिसका नाम है बखीरा झील। ये बखीरा झील के ठीक किनारे है, वहीं आसपास के इलाके में है। और यहां से मिला क्या है? यहां से मिला है धान की खेती का प्रमाण, का प्रमाण। याद रखिएगा, ये जो लहुरा देव से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये भारत में सबसे पुराने साक्ष्य हैं। ठीक है, ये भारत के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। तो धान की खेती का प्रमाण कोल्टिहवा से भी मिला है। लेकिन अगर कोल्टिहवा और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हो तो आप लहुरा देव को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नवपाषाण काल। और आपको मालूम होगा कि इस मानव काल, ये जो नवपाषाण काल है, इस काल में मानव ने कृषि कार्य सीख लिया था, पशुपालन करना सीख गया था, मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गया था, चित्रकारी करना सीख गया था। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तनों में अब वो पॉलिश भी करने लगा था, आवास बनाने लगा था, आवास में रहना सीख गया था, जानवरों की खाल को उतार कर उनसे अपने लिए आवश्यकता वाली वस्तुएं बनाने लगा था और उसी खाल से अपने
तन को ढकने के लिए वस्त्र भी बनाना सीख गया था। नवपाषाण काल आते आते मानव बहुत आगे निकल चुका था और आज का मानव तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। जो ये स्थल है इनको एक स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जरा, ताकि ये हमें आसानी से याद रहें। हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। इसमें 3 कॉलम बना लो आप। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इस पे 3 कॉलम बना लीजिए। पहले में लिखो पूरा पाषाण काल। दूसरे में लिखो मध्य पाषाण काल। और तीसरे में लिखो नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जो हमारे यूपी में पाए गए हैं? पहला नंबर, चौपानी मांडो। कहाँ है ये? प्रयागराज में है। दूसरा कौन सा है? लोहंदा नाला। लोहंदा नाला, ये भी कहाँ है? प्रयागराज में है। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं? तो सबसे पहले तो चौपानी मांडो फिर से आ जाएगा यहीं। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यहाँ भी मैंने बताया था ना, चौपानी मांडो पुरा पाषाण काल से लेकर यहाँ पर नौ पाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के औजार या मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो। दूसरा, सराय नाहर राय। तीसरा कौन सा स्थल है जहां से उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के? महदहा। ठीक है। चौथा कौन सा है? चौथा है दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ में है। अब आ जाओ, नौ पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चौपानी मांडो यहाँ फिर से आ जाएगा। दूसरा कौन सा है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा। तीसरा, तीसरा है महागरा। और चौथा कौन सा है? पंचोह। और पांचवा कौन सा है? लहुरा देव। ठीक है, ये स्थल हैं और ये स्थल हमारे मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। इन स्थलों पर नजर बनाए रखिएगा। तो ठीक है, ताम्र पाषाण काल। देखो इसमें जरा समझो ये कि ये जो हम लोग उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से पढ़ रहे हैं, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे लेक्चर को लंबा करे और उत्तर प्रदेश के इतिहास की अपेक्षा हम पूरे भारत के इतिहास में उसको पढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर हम ताम्र पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों पर फोकस करना होगा जो इस काल में उत्तर प्रदेश में थे। अर्थात इस काल से संबंधित कहाँ कहाँ पर सामान मिले हैं, उपकरण मिले हैं और उन स्थलों की क्या विशेषता है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश को स्पेशली फोकस कर रहे हैं तो इससे अलग यानी इससे इतर क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए करेंगे। तो सबसे पहला है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की जो डेट है वो कब से कब तक हुआ, वो हम लोग इतिहास में देखेंगे जब भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को फोकस्ड है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या हुआ? ऐसा समय, ध्यान दें, ऐसा समय या ऐसा काल जब एक व्यक्ति तांबा और पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। एक ऐसा समय जब व्यक्ति तांबा और पत्थर दोनों के औजार बनाकर या दोनों के उपकरण बनाकर प्रयोग करता था, उस काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है, अर्थात एक ऐसा समय जब व्यक्ति, जब मानव तांबा और पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। अब एक बात समझो, ये जो ताम्र पाषाण काल है, ये
पाषाण काल, ये पाषाण काल और एक हम लोग इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये ताम्र पाषाण काल के बाद शुरू होता है और सिंधु घाटी सभ्यता से ठीक पहले शुरू होता है। इस काल में धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया था और साथ ही साथ चाक निर्मित मृद भांडों का निर्माण भी इस काल में शुरू हो गया था। तो यहां से कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हमारे उत्तर प्रदेश संबंधी जीके में पूछ लिए जाएंगे। लिखो जरा, ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले इस काल में इस काल में धातु के रूप में धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ था। तांबे का प्रयोग हुआ था, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक। और दूसरी बात, चाक निर्मित, चाक समझते हो ना, कुम्हार वाले जो, हाँ, गोल गोल होते हैं, उससे फिर मृदभांड बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लोग। तो यहां लिखो, चाक निर्मित मृद भांडों, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों का निर्माण शुरू हुआ इसी काल में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है चाक निर्मित मृद भांडों का मृद भांडों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था, तो आप यही बताओगे, ठीक है। और यहां पर एक चीज देखो, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नवपाषाण काल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालो, क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में जरा लिखो, एक तो है सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। और साथ ही साथ मेरठ, यहां से भी ताम्रपाषाण कालीन उपकरण पाए गए हैं। और पूर्वी यूपी में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह है, एक का नाम है खैराडीह, खैराडीह, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और एक है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, नरहन, नरहन। ये दोनों क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों से भी ताम्र पाषाणिक ताम्र पाषाणिक उपकरण मिले हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो एक बार फिर से देख लो, ताम्र पाषाण काल है क्या? ऐसा समय जब व्यक्ति तांबा और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करता था। इस काल में जो मानव है, धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करता था। साथ ही साथ जो ताम्र पाषाण काल है, उसका जो काल है यानी समय है, पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले शुरू हुआ। क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से इसके उपकरण पाए गए हैं? एक तो है सहारनपुर, मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं खैराडीह और नरहन, ठीक है। इनको जरा मैप में देख लो, कहाँ कहाँ है। ये हो गया आपका सहारनपुर, सहारनपुर। और दूसरा कौन था? मेरठ, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका मेरठ, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहां से नोट बना के 2 पॉइंट लिखो और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला लिखो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह, ताम्र संग्रह भी प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। ताम्र संग्रह एक अलग से संस्कृति भी चली। ताम्र संग्रह का अर्थ है जहां पर तांबा संग्रहित किया जाता हो, और ये मध्य यूपी में मिला है। साथ ही साथ यहां से दूसरा पॉइंट लिखो, कानपुर। मैप में देखो जरा, कानपुर कहाँ है? ये है कानपुर, ये जो पॉइंटर चल रहा है ना हमारा, ये है कानपुर। तो लिखो, कानपुर जिले के, एक कानपुर में जगह है बिठूर, शायद आप लोग गए हो। कानपुर जगह के
बिठूर से तांबे की तांबे की कांटेदार बर्छी प्राप्त हुई है। और इसका संबंध किस काल से है? ताम्र पाषाणिक काल से। बात समझ पाए आप हमारी? बोलो, यहां तक क्लियर है? चलो एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। ताम्र पाषाण एक ऐसा काल जब मनुष्य तांबा और पत्थरों का प्रयोग करता था, अर्थात इनसे बने औजारों का इस्तेमाल करता था। ये ताम्र पाषाण काल किसके बाद शुरू हुआ और किससे पहले का काल है? दरअसल यह पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के काल से पहले का काल है। ठीक है। कहाँ कहाँ से अपने उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित उपकरण मिले हैं? ताम्रपाषाण काल से संबंधित उपकरण उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो सहारनपुर, मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहाँ से? खैराडीह और नरहन। ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य उत्तर प्रदेश यानी कानपुर के इलाके का क्षेत्र। और कानपुर जिले से एक जगह है बिठूर, यहां से तांबे की एक बर्छी प्राप्त हुई है और जिसकी शिनाख्त हुई है कि यह नवपाषाण काल की नवपाषाण काल का यह उपकरण है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें डालो, हेडिंग डालो गैरिक। गैरिक का अर्थ होता है गेरुआ। ठीक है। गैरिक मृद भांड संस्कृति। मृद भांड संस्कृति, ये संस्कृति कहाँ पाई गई है? जरा इसको देख लो, यह भी उत्तर प्रदेश की है। यह संस्कृति, यह है, हमारे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। यह संस्कृति उत्तर प्रदेश, अ, माफ कीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। हाँ, यह संस्कृति ताम्र पाषाण काल से ही ताम्र पाषाण काल से ही संबंधित है। संबंधित है। और यह इसका क्षेत्र क्या है? कहाँ पाई गई है ये पाई गई है, अर्थात इस गैरिक मृदभांड संस्कृति का विस्तार पाया गया है गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में। ठीक है। यहां तक क्लियर है? फिर से समझो, गैरिक मृदभांड संस्कृति क्या है? एक ऐसी संस्कृति जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में विस्तारित है। साथ ही साथ यह ताम्रपाषाण काल से भी रिलेटेड है, संबंधित है। क्लियर है बात? अब देखो, गंगा यमुना का दोआब तो बहुत बड़ा है। और अगर हम आपसे पूछे कि गंगा यमुना के दोआब में ये कहां से इसको खोजा गया है, तो क्या बताओगे? जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप कहाँ रहते हो, बोलोगे भारत में। भारत में कहाँ? कोई स्टेट का नाम ले दिया। वहां से कहाँ? कहीं ना कहीं एक जब बड़ा क्षेत्र हम बताते हैं, एक सटीक लोकेशन नहीं बैठ पाती और हमारे एग्जाम में एक सटीक लोकेशन पूछता है। तो जरा देखो, गैरिक मृदभांड संस्कृति की खोज कहाँ की गई? ठीक है। इसकी खोज की गई है, एक जगह याद रखो, बिसौली। बिसौली। बिसौली कहाँ है? यह दरअसल है बदायूं में। ठीक है। और एक जगह और याद रखो आप लोग, इसका नाम है राजपुर। राजपुर परसू। यह क्षेत्र है बिजनौर में। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट बना के नोट करिएगा कि गैरिक मृदभांड संस्कृति से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक है बिसौली और एक है राजपुर परसू। ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? बोलिए। अब यहां से एक पॉइंट और बनाओ, नोट बना के लिखो। गैरिक अर्थात गेरुआ। गैरिक गैरिक मृदभांड का अर्थ होता है जो लाल प्रकार के मिट्टी के बर्तन। ठीक है। तो लिखो गैरिक मृदभांड
पात्र का नामकरण नामकरण ये कहां से हुआ है? ये हुआ है हस्तिनापुर से। ठीक है। गैरिक मृतभांड पात्रों का जो नामकरण हुआ है वह कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। उनकी लोकेशंस देख लो अब आप मैप में। इसमें यहां पर आप लोकेशन देखोगे, हेडिंग डालो जरा, गैरिक मृतभांड संस्कृति के क्षेत्र। संस्कृति के क्षेत्र कौन कौन से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है? इन क्षेत्रों को आप देख लीजिए। सबसे पहला लिखो अहिछत्र। अहिछत्र यानी ये कहाँ पाया जाता है? यह है बरेली में। और यहां पर आप लोकेशन बताइए बरेली की कहाँ है? ये रहा मुरादाबाद और ये रामपुर, ये वाला क्षेत्र है बरेली। क्लियर है बात? बोलिए। बरेली में ही अहिछत्र। अहिछत्र ठीक है। अच्छा, और इसका गैरिक मृतभांड संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ देखा गया है? एक क्षेत्र है लाल किला। लाल किला, और लाल किला कहाँ है? यह है बुलंदशहर में। एक क्षेत्र है लाल किला और यह है बुलंदशहर में है। लोकेशन बताइए बुलंदशहर कहाँ है? यह रहा बुलंदशहर। ठीक है। और कहाँ इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश में गैरिक मृतभांड संस्कृति का? आपने नाम सुना होगा बड़ा गांव और हुलास। बड़ा गांव और हुलास ये कहाँ है? ये है सहारनपुर में। ठीक है। सहारनपुर कहाँ है? ये रहा आपका सहारनपुर। क्लियर है बात? और गैरिक मृतभांड संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपने नाम सुना होगा आलमगीरपुर। यहां आप ये मत समझिए यहां सिंधु घाटी सभ्यता का ही केवल विस्तार है। यहां पर गैरिक मृतभांड संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर कहाँ है? यह है मेरठ में। और मेरठ हमने देखा है कि नहीं देखा है? अभी तक तो नहीं देखा। तो आपका ये रहा मेरठ। मेरठ ठीक है। और इसका कहाँ विस्तार है? 5वें नंबर पर देखो आके। आपने नाम सुना होगा मांडी और कैराना। यहां भी गैरिक मृतभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ है? यह है मुजफ्फरनगर। यह मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? ये रहा आपका मुजफ्फरनगर। ये है मुजफ्फरनगर। क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा एक और जगह है, 6 नंबर में लिखो। इसका नाम है भाटपुरा। भाटपुरा और मानपुरा। यहां से भी गैरिक मृतभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ है? यह भी है बुलंदशहर में। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? और ये रहा आपका बुलंदशहर। तो अब देखो जरा गैरिक मृतभांड संस्कृति के मैप में आप क्या देख पा रहे हो? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गैरिक मृतभांड संस्कृति उत्तर प्रदेश में उत्तरी यूपी में इसका विस्तार हुआ, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। इसका विस्तार कहाँ देखा गया है? उत्तरी यूपी में, दक्षिणी यूपी में, या फिर पूर्वी यूपी में, या फिर नन ऑफ दीज। क्या करोगे? इसका विस्तार उत्तरी यूपी में देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा क्षेत्र देखो, यहां से ऊपर का क्षेत्र है। ठीक है। इस तरह के अपने एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, आप ध्यान रखिए। फिर से इसको जरा देख लो। गैरिक मृतभांड संस्कृति, यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित है। अर्थात गैरिक मृतभांड संस्कृति एक प्रकार की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गंगा और यमुना के दोआब में। अर्थात ये हम इसको ऊपरी गंगा और यमुना के दोआब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर में पाया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी खोज कहाँ हुई सबसे पहले? बिसौली में, जो कि बदायूं में है। राजपुर परसू, जो कि बिजनौर में है। और गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण ये कहाँ किया गया? हस्तिनापुर में। इसके अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? गैरिक मृतभांड संस्कृति का विस्तार और कहाँ कहाँ हुआ? ये हुआ अहिछत्र में, जो कि बरेली में है। लाल किला, जो कि बुलंदशहर में है। बड़ा गांव और हुलास सहारनपुर में है। आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है।
और मांडी, कैराना, मुजफ्फरनगर, भाटपुरा और मानपुरा बुलंदशहर। इनको हल्के में नहीं लेना है। प्रश्न अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, उसमें देखेंगे क्वेश्चन ये तक पूछे गए हैं कि मांडी एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल, यह किस जिले में है। तो आपको ये सब कुछ याद करना है, मांडी किस जिले में है, हुलास किस जिले में है। इस तरह से भी प्रश्न बनाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। पूरा हड़प्पन सभ्यता नहीं देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कर दिए, इसके काल बताइए, इसका कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ मिले हैं, वो सब कुछ नहीं। केवल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, ठीक है। तो अब देखो, हड़प्पा के जो स्थल हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला, मेरठ में एक जगह है, इसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, आलमगीरपुर। अभी अभी इससे पहले भी हमने नाम सुना था। गैरिक मृत भांड भी यहां से मिले हैं। आलमगीरपुर यह एक हड़प्पन साइट भी है, जो कि कहाँ है, मेरठ में है। और यहां से क्या मिला है, और हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। एक है बड़गांव, बड़गांव और हुलास। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, बड़गांव और हुलास। कहाँ है ये है सहारनपुर में, ठीक है। तो यहां से हड़प्पा स्थल भी मिले हैं। और और एक जगह है मांडी। मांडी कहाँ है, मांडी है मुजफ्फरनगर में। यहां से हड़प्पा साइट भी मिली है। तो कहीं ना कहीं आलमगीरपुर, बड़गांव और हुलास, मुजफ्फरनगर, इन सब से हड़प्पा स्थल की जानकारियां, यानी हड़प्पा स्थल और उनसे संबंधित उपकरण मिले हैं, ठीक है बात। अब जरा एक उठाओ आलमगीरपुर और इसके बारे में देख लो, आलमगीरपुर, ठीक। इसके बारे में देखो यहां से क्या क्या मिला है। और कभी कभी तो प्रश्न ये पूछ देता है कि आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनका मैं एक जगह कलेक्ट किए देता हूं, इसको आप याद कर लीजिए। आलमगीरपुर सबसे पहले ये किस नदी पर है, हिंडन नदी। इसके उत्खनन कर्ता कौन है, उत्खनन कर्ता, यानी कि किसके सानिध्य में, किसके संरक्षण में इसका उत्खनन करवाया गया था। तो उत्खनन करता होंगे याज्ञ दत्त शर्मा। बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। और यहां से मिला क्या क्या है, यहां से आलमगीरपुर से मृत भांड मिले हैं, साथ ही साथ मनके, मनके मतलब मोतियों का, हाँ, जो माला टाइप की बनाई जाती है, मनके, कमक कटोरे, ठीक है। ये सब बहुसंख्यक बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो। आलमगीरपुर सबसे पहला, ये किस नदी के किनारे है, हिंडन। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, याज्ञदत्त शर्मा। और आलमगीरपुर से मृदभांड, मनके, मनके अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मनके एक तरह की माला होती है, जिसमें छोटे छोटे मोतियों को पिरोया जाता है। मनके और कटोरे मिट्टी के, ये बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर सैंधव लिपियां हैं। सैंधव लिपियों के 2 अक्षर भी अंकित मिले हैं यहाँ के बर्तनों से। कुछ बर्तन तो ऐसे मिले हैं आलमगीरपुर से जिन पर मोर का चित्रण है, जिन पर त्रिभुज बना हुआ है। और साथ ही साथ ऐसे अ, मृदभांड मिले हैं जिन पर गिलहरी की छाप है, गिलहरी की। तो आप समझ सकते हो कि उस समय के लोग कितने चित्रकारी में निपुण थे, है ना। अब नेक्स्ट अगला देखो, आलमगीरपुर हो गया, बड़ा गांव और हुलास। हुलास को देख लेते हैं, हेडिंग डालो,
हुलास। हुलास कहाँ है ये? सहारनपुर। और ये रहा आपका सहारनपुर, ठीक है, ये वाला। हुलास में देखो क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो हुलास एक पुरा स्थल है। पुरा स्थल है, ठीक। इसको इरेज कर देता हूं, साफ लिखूं, चूंकि यही आपकी पीडीएफ बनेगी। देखो, हुलास है क्या? दरअसल हुलास आपका है पुरा स्थल, ठीक है। अच्छा, ठीक है। कहां पर है ये? यह है सहारनपुर में। ये यहां तक बात क्लियर होगी। और जब इसका उत्खनन किया गया तो इससे हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। हड़प्पा के कई सारे चरण, जैसे पूर्व हड़प्पन स्थल, मध्य हड़प्पन स्थल, या फिर अन्य सारे जो अन्य हड़प्पा की साइट्स हैं, ठीक है, उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल। तो इस तरह से कई सारे हड़प्पा के विभिन्न स्तरों का पता चलता है हुलास से। तो यहां से आपके एग्जाम में बस एक ही प्रश्न पूछता है, इसके उत्खनन से, इसके, हुलास के, इसके उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का, हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो आप? ठीक है। एक जगह है बागपत, इसको भी याद रखो। बागपत, बागपत में एक जगह है जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, सनौली। शायद इस पर एक मूवी भी आई थी, आपको अगर याद हो। हाँ, मुझे याद नहीं है, ना ही मैंने देखी है। सनौली। तो सनौली कहाँ है? यह है बागपत में। सनौली में जब उत्खनन किया गया, और बागपत आपका ये है, ये शामली है, और ये रहा आपका बागपत, ठीक है। दरअसल सनौली में जब क्या किया गया, उत्खनन किया गया, उत्खनन के फलस्वरूप, के फलस्वरूप यहां से, यहां से कब्रगाह मिली हैं। कब्रगाह, ये हमारे एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सनौली में जब उत्खनन किया गया था तो वहां से क्या मिला है। यहां से कब्रगाहें मिली हैं बहुत सारी, कब्रगाह मिली, ठीक है। और इसका उत्खनन किया किसने? उत्खनन करता, चूंकि ये अभी खोजी गई है तो इसका पूछ सकते हैं आपसे, उत्खनन करता भी। इनको भी याद रखिए, इनका नाम है डीपी शर्मा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? डीपी शर्मा। बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के स्थल कौन कौन से हैं? मेरठ, आलमगीरपुर है यहाँ पर, बड़ा गांव और हुलास यहाँ पर, ये दोनों क्षेत्र है सहारनपुर में। मांडी, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। आलमगीरपुर के बारे में अगर देखा जाए तो हिंडन नदी के किनारे है। उत्खनन करता है यागिदत्त शर्मा, और यहाँ से मृद भांड, मनके और बहुसंख्यक मात्रा में टोरे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हुलास इसलिए फेमस हुआ, यह भी एक पुरा स्थल है, हड़प्पन सभ्यता है, सहारनपुर का है। और यहां जब उत्खनन हुआ तो हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चला। बागपत में एक जगह है सनौली, यहां उत्खनन हुआ तो क्या मिला? कब्रगाह मिली है। इसके जो उत्खनन करता है, ये कौन है? डीपी शर्मा। क्लियर है बात? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चित्रित, चित्रित धूसर मृद भांड। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मृद भांड संस्कृति। आप ये इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम सुन के डरिएगा मत। चित्रित का अर्थ होता है, बात समझो यहां से, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। धूसर का आशय है भूरे रंग के, और चित्रित का अर्थ है ऐसे मृदभांड, ऐसे मिट्टी के बर्तन जो, जिन पर चित्रकला की गई है, जिन पर चित्र उकेरे गए हैं। ऐसे मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ मिले हैं, वो जरा देख लो, बहुत आसान है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है, वो ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिले हैं, इनके क्षेत्र देखो। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ कहाँ इनको खोजा गया है। तो लगभग 1200 बीसी के आसपास
उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा, लिखो, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा एवं मध्य गंगा दोआब में मध्य गंगा दोआब में चित्रित चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि ऊपरी गंगा और मध्य गंगा, गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो ऊपरी गंगा का आशय है कि ये वाला क्षेत्र, यहां पर कर्सर देख रहे हो हमारा कहाँ घूम रहा है? हाँ, ये वाला क्षेत्र, ये ऊपरी गंगा। ठीक है। इसी क्षेत्र में इस संस्कृति का विकास हुआ है। क्लियर है बात? अब इसके देखो, इसके दरअसल साक्ष्य, यानी कि इसके साक्ष्य मिले कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण देखने को मिले हैं, अर्थात इससे संबंधित उपकरण देखने को मिले हैं। तो जरा देखो, इस संस्कृति से संबंधित साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। हमने आपको पहले ही बोल दिया है, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा बोला गया है, अर्थात ये वाला क्षेत्र। ठीक है। तो यहां पर मेरठ में, यहां से इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। ठीक। और कहां से मिला है? एटा में एक जगह है, इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। ठीक। एटा कहाँ आ गया? ये मध्य गंगा में आ गया। लिखा है ना, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा, तो ये आ गया मध्य गंगा का क्षेत्र। और एटा में ही एक जगह है जखेड़ा। जखेड़ा, यहां से भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और बरेली, बरेली का अहिछत्र और साथ ही साथ कौशाम्बी, मध्य गंगा का इलाका। ठीक है। तो ये क्षेत्र है जहां से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं, अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के जो उपकरण हैं वो हमें मेरठ से, मेरठ के हस्तिनापुर से, एटा के अतरंजी खेड़ा से, और जखेड़ा, अहिछत्र यानी बरेली और कौशाम्बी से देखने को मिलते हैं। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? और आपने पढ़ा होगा कि अतरंजी खेड़ा से कुछ एक साक्ष्य मिला है जहां लोहे के सबसे पहले प्रयोग हुआ था, यानी लोहे का प्रयोग करने वाला जो क्षेत्र था, अर्थात लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं सबसे पुराने, वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो ये जो संस्कृति है ना, अर्थात इस संस्कृति में लोहे का भी प्रयोग होने लगा था। बोलो भाई। तो यहां से कुछ फैक्ट बनते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरा लिखो इनको। यह उत्तर भारत की, यह है उत्तर भारत की तांबा और तांबा और लोहे, लोहे, ठीक है, लोहे की संस्कृति है। लोहे की संस्कृति है, यानी उत्तर भारत की तांबा और लोहे की संस्कृति किसे जाना गया है? चित्रभूषण मृदभांड संस्कृति को। और क्या हो सकता है? दरअसल ये आप समझ लो, यहां से अब एग्जाम में बहुत ही अ, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। दरअसल यहाँ मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है, जिसमें सिलेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन किए जाते हैं। फिर से समझो, सिलेटी यानी कि भूरा, वही तो लिखा है, धूसर। सिलेटी रंग के मिट्टी के बर्तन होते हैं और उन पर चित्र उकेरा जाता है, कैसा? काले डिजाइन का। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? और एक जखेड़ा जो नगर है ना, ये जो लिखा है, ये जखेड़ा, ये एक अर्धनगरीय नगर है। अर्ध नगरीय या उपनगरीय केंद्र था इस संस्कृति का। ठीक है। हालांकि ये सब पूछे नहीं जाते हैं फिलहाल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ पूछा जाता है वो मैं लिखे दे रहा हूं पहले से ही, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनका रिवीजन बार बार करिए।
इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है। अब जरा इस संस्कृति से संबंधित दो चार बातें और देख लो। दरअसल इस संस्कृति के लोगों के जीवन का जो आधार था, जीवन का आधार यानी कि मुख्य खाद्य पदार्थ, जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, इस संस्कृति के इस संस्कृति के लोगों का इस संस्कृति के लोगों के जीवन का आधार, ये क्या था? आधार था आपका गेहूं, गेहूं, चावल, चावल और जौ। क्लियर है? और यहाँ सिंचाई की सुविधा, यानी ये जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है ना, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये कथन कारण में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है। चित्रित मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में क्या सिंचाई के प्रमाण मिले हैं? नहीं मिलते हैं। फिर भी अतरंजी खेड़ा से कच्चे कुओं के रूप में कुछ गोलाकार गड्ढे पाए गए हैं। क्लियर है बात? एक बात लिख लो यहां, जो पूछा जा सकता है, इस संस्कृति के लोग इस संस्कृति के लोग लौह उपकरणों का प्रयोग लौह उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे। क्लियर है बात? फिर से इसको एक बार रिवीजन करो जरा। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति ये किन क्षेत्रों में पाई गई है? उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा वो पहला क्षेत्र है जहां पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। और जखेड़ा, अहिछत्र और कौशाम्बी। साथ ही साथ ये जो संस्कृति है, ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी एवं मध्य गंगा दोआब में फैली हुई है। और यहाँ से तांबा और लोहे की संस्कृति का विकास हुआ है, अर्थात यहाँ के लोग तांबे और लोहे का इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियां हो गई जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा गौर करिए। हमने देखा ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अब इसकी एक टेबल बनाओ। इसमें लिखो स्थल। कहाँ के स्थल? यूपी के। ठीक। एक इसकी टेबल बनाते हैं जो हमें याद करने में सहयोग करेगी। हमने पिछले लेक्चर में भी एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल को आप हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। एक तरफ लिखो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ठीक है। और ताम्र पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है आपका गैरिक मृदभांड संस्कृति। गैरिक मृदभांड संस्कृति। यहां पर कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं? यहां पर आप पीछे जाइए लेक्चर में और वहां से आप देखिए। एक पाया गया है क्षेत्र खैरा, डीह। दूसरा नरहन। तीसरा कौन सा है? बिसौली। बिसौली। और चौथा राजपुर परसू। राजपुर परसू। और कौन सा क्षेत्र पाया गया है? सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अहिछत्र। ये सारे के सारे लिख लो जरा। सहारनपुर, अहिछत्र, अर्थात ये बरेली वाला क्षेत्र है। और बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। ठीक है। ताम्रपाषाण काल के जो उपकरण हैं वो इन क्षेत्रों से मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। जरा देखो, हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले मेरठ। मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है। दूसरा कौन सा है? सहारनपुर।
सहारनपुर। और यहाँ कौन सा क्षेत्र है? बड़गांव और हुलास। बड़गांव और हुलास। तीसरा कौन सा क्षेत्र है जहां से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यह है मांडी। और मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। ठीक है। और चौथा कौन सा स्थल है? बागपत। बागपत में क्या मिला है? सनौली। सनौली से क्या मिला है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट लिखो जरा। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है। इस संस्कृति के जो उपकरण हैं वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां से मिले हैं? देखो, मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यहां से मिले हैं। दूसरा क्या है? और कहां से मिले हैं? एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। आपसे पूछा जाए कि लोहा कहां से मिला है, तो फिर अतरंजी खेड़ा होगा। एक जगह है जखेड़ा और कौशाम्बी। यहां से भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी कि उपकरण मिले हैं। पांचवा है अहिछत्र। अहिछत्र। ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? तो यहां से आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे एक दिमाग में आया कि मुजफ्फरनगर, ये मांडी। मांडी हड़प्पा स्थल है और कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। है ना? ऐसे आप याद कर पाओगे आसानी से। इन्हीं से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित प्रश्न आयोग कैसे कैसे बनाता है, आओ उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए, जो जो आपने पढ़ा है वो सब इसमें मिलेगा। ध्यान देना। पहला प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2010 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, यह है बेलन घाटी। आपने बेलन घाटी में पढ़े हैं? बेलन घाटी मेजा तहसील। ठीक है। अ, पीछे रिवाइज करके फिर लेक्चर देखिएगा। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान्य का प्रमाण, यानी धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान्य मतलब धान। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडू। चौपानी मांडू, सराय नाहर राय, लेखैया, लंगनाच। ये चौपानी मांडू मैंने कराया है। कहाँ कराया है? आइए देखते हैं। चौपानी मांडू में ये रहा चौपानी मांडू। नहीं कराया है क्या? नहीं कराया है। इसी में लिख लो। यहां से ये पुरा पाषाण काल है। पुरा पाषाण काल में नहीं, दरअसल आप आइए मध्य पाषाण काल में। कहाँ है मध्य पाषाण काल? हाँ, ये रहा। और लेखैया, चौपानी मांडू कहाँ है? मेजा तहसील, ये रहा चौपानी मांडू। यहां से यहां पर लिखो। यहां से धान्य के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। ये पॉइंट भी यहां पर ऐड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। धान्य के अवशेष, इनके प्रमाण कहां से मिले हैं? चौपानी मांडू से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सराय नाहर राय और महदहा, ये किससे संबंधित हैं? तो सराय नाहर राय और महदहा, ये हमने पढ़ा था मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो यहाँ तो दो ऑप्शन में दे रहा है। सराय नाहर राय और मेहता ये हैं कहाँ जरा बताइए? ये है प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ किस क्षेत्र में आता है? गंगा घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक होता है? पाषाणिक। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के आभूषण मिले हैं? अभी मैंने पढ़ा था हड्डी के आभूषण, जरा वापस जाइए और देखिए। महदहा। महदहा में आपने देखा, ये लिखा है हड्डी के सींग और आभूषण। ये कहां से मिले हैं? मैदाह से। ठीक है। तो हड्डी के आभूषण कहां से हैं? मैदाह। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। पांचवें क्वेश्चन में आओ। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहां से मिले हैं? अभी अभी मैंने देखा था। और इसका आंसर हो जाएगा, तीन मानव कंकाल कहां से मिले हैं? ये हो जाएगा दमदमा से। ठीक है।
दमदमा नामक पूरा स्थल ये किससे संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से? नहीं। ताम्र पाषाण काल से? ये भी गलत हो गया। नव पाषाण काल से? ये भी गलत हो गया। और ये है मध्य पाषाण काल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं? मोरैना पहाड़, बगही खोर, ये भी नहीं है। लेखैया, यहां से 17 मानव के कंकाल मिले हैं। हमने लिखा है आपको, पीछे बैक करिए और इसका रिवीजन करिए। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला क्षेत्र बताओ। अभी मैंने एक झील बताई थी, बखीरा झील, संत कबीर नगर, लौरा देव। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहे गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? गंगा घाटी, संत कबीर नगर, कौन है? लौरा देव। ठीक। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। ये इसका आंसर होगा मेहरगढ़। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इसी सीरीज में पढ़ेंगे, अ, उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन हो सकता है ये संभवतः उत्तर प्रदेश में ना आए, ये आएगा आपका, हाँ, इतिहास में। ठीक है। देखो जरा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? अभी मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? और ये 1998 में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आओ। कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण ये कहां से हुआ है? तो आप पीछे जाइए और वहां मैंने बताया है इनका जो नामकरण है ये कहां से हुआ है। तो जरा हमने ये कहाँ बताया है आपको? क्वेश्चन शुरुआत में ही बताया है। ये है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। ठीक है। देखो, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? क्या कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। लोथल? जी नहीं, गुजरात में है। आलमगीर को अभी हमने पढ़ा था, आलमगीर और हुलास। देखो जरा, ये रहा हुलास और ये रहा आपका आलमगीर। ये है हुलास और ये किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ के स्थल है? उत्तर प्रदेश के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी और डी केवल, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। कहाँ गया? ये वाला सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी ये कहाँ है? कितनी बार मैंने पढ़ा है मंडी। उत्तर प्रदेश में। कितना आसान है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताओ। रोपण है क्या? नहीं है। बनवाली भी नहीं है। मांडा और हुलास। मांडा कहाँ है? मांडी है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मांडा और मांडी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मांडा नहीं है, मांडी है। मांडी मुजफ्फरनगर में है और हुलास सहारनपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुलास। अगला है सनौली। सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? क्या प्राप्त हुआ है? अभी मैंने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सनौली कहाँ है? ये है सनौली, ये पढ़ा था। उत्खनन के फलस्वरूप यहां से क्या मिला है? कब्रगाह। हड़प्पन स्थल सनौली से हाल ही में उत्खननों से प्राप्त क्या हुआ है? मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान नहीं, आवासीय भवन जी नहीं, रक्षा दीवार नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव के शवाधान। क्लियर है बात? तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लाएंगे जिनको हम लोग करेंगे। ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और उसमें आपको लिंक दे दी जाएगी जिससे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे आप लोग इसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होगी। तो खैर, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।